14 अगस्त 1947 कलकत्ता। सुबह की ठंडी हवा भले ही खुशनुमा और प्रसन्न करने वाली हो, परंतु बलिया घाटी इलाके में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी जी प्रातः भ्रमण के लिए बाहर निकले। बिल्कुल पड़ोस में ही उन्हें टूटी-फूटी और जली हुई अवस्था में कुछ मकान दिखाई देते हैं। साथ चल रहे कार्यकर्ता उन्हें बताते हैं कि परसों हुए दंगों में मुस्लिम गुंडों ने इन हिंदुओं के मकान जला दिए हैं। गांधी जी ठिठकते हैं, विषन्न निगाहों से उन मकानों की तरफ देखते हैं और पूरा चलने लगते हैं। आज सुबह की सैर में शहीद सुहरावर्दी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उस हैदरी मंजिल में रात को सोने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आज सुबह 11 बजे वह आने वाला है। इस कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता उन्हें सूचित करता है कि गांधी जी द्वारा आह्वान किए जाने की वजह से पूरी कलकत्ता शहर में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त रैलियां निकल रही है। कल दिन भर से कलकत्ता में दंगों की एक भी खबर नहीं आई है। कराची, सुबह के 9 बजे। साधारण से दिखने वाले परंतु फिर भी भव्य असेंबली हॉल में काफी अफरा-तफरी मची हुई है। कुछ ही पलों में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान अस्तित्व में आने जा रहा है। शंख की आकृति वाले इस सभागृह में विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। ये सभी लोग अपने-अपने क्षेत्रों के नेता हैं। इनमें पठान है, अफरीदी है, वजीर है, महमूद है, पंजाबी भी है, बलूच भी, सिंधी और बंगाली भी हैं। 1500 मील दूर रहने वाले ये बंगाली अन्य लोगों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी नौसैनिक अधिकारी वाली पूर्ण यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। पहला भाषण उन्हीं को करना है। उनका भाषण लिखने वाले सज्जन हैं जॉन क्रिस्टी। एक-एक शब्द के उच्चारण पर जोर देते हुए माउंटबेटन ने बोलना शुरू किया। पाकिस्तान का उदय, यह एक ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक इतिहास कभी किसी हिमखंड की तरह धीमी गति से, तो कभी पानी की जोरदार प्रवाह की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। हमें केवल इतिहास की प्रवाह की अड़चनें दूर करते हुए इन घटनाओं के प्रवाह में स्वयं को झोंक देना है। अब हमें पीछे नहीं देखना है, हमें केवल आगे भविष्य की ओर देखना चाहिए। भाव में शून्य एवं कठोर चेहरे वाले जिन्ना की तरफ देखते हुए माउंटबेटन आगे कहते हैं, इस अवसर पर मुझे मिस्टर जिन्ना को धन्यवाद ज्ञापन करना है। हम दोनों के बीच मित्रता और आत्मीयता है। इस कारण आगे भविष्य में भी हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज जिन्ना को कुछ खास नहीं बोलना है। वे अपने संक्षिप्त भाषण के लिए खड़े हुए हैं। चमकदार और शानदार शेरवानी, गले तक बटन बंद की हुई, एक ही आँख पर लगाए जाने वाला चश्मा और वह भी नाक के आधार पर टिका हुआ। जिन्ना ने बोलना आरंभ किया। ब्रिटेन और उनके द्वारा निर्माण किए गए उपनिवेश आज भले ही इनका संबंध विच्छेद हो रहा है, परंतु हमारा परस्पर स्नेह भाव आज भी जागृत है। पिछले 1300 वर्षों से अस्तित्व में रहे हमारे पवित्र इस्लाम की तरफ से मैं आपको वचन देता हूँ कि पाकिस्तान में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों एवं दुनिया के अन्य सभी देशों के साथ दोस्तीपूर्ण संबंध निर्माण करने की दिशा में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इस छोटे से भाषण के पश्चात पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें शपथ ग्रहण करनी थी। वह उन्होंने ली और इसी के साथ आधिकारिक रूप से पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र का उदय हुआ। अब इसी कड़ी में अगला चरण था जुलूस का। एक सजी-धजी काली रंग की खुली छत वाली रोल्स-रॉयल्स में कार में यह जुलूस निकलने वाला था। असेंबली हॉल से गवर्नर हाउस तक अर्थात जिन्ना के वर्तमान निवास स्थान तक केवल 3 मील की दूरी थी। दोनों तरफ जनता खड़ी थी। गाड़ी के पिछली सीट पर जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हुए थे। 21 तोपों की सलामी दी गई और गाड़ी धीरे-धीरे आगे सरकने लगी। कुछ दूर चलने के बाद कार हल्के से वेग के साथ चलने लगती है। जिन्ना और माउंटबेटन दोनों को ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं इस भीड़ में से कोई उन पर बम न फेंक दे, क्योंकि रास्ते पर कार के दोनों तरफ काफ़ी भीड़ थी। हज़ारों लोग जिन्ना और पाकिस्तान की जय-जयकार कर रहे थे। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पुलिस वाले और सैनिक भी खड़े थे। 3 मील की यह दूरी लगभग पौने घंटे में पूर्ण हुई। गवर्नर हाउस के मुख्य द्वार पर कारों के रुकने के पश्चात सदैव कठोर चेहरा रखने वाले जिन्ना ने अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी हड्डियों के ढांचे जैसे एक हाथ ही माउंटबेटन के घुटने पर रखा और बोला, इंशाअल्लाह मैं आपको जीवित वापस ला सका। माउंटबेटन जिन्ना की तरफ देखते ही रह गया। वे मन ही मन विचार करने लगे कि कौन किसको जीवित लाया है। अरे बदमाश, मेरे कारण ही तो तू यहाँ जीवित वापस आया। श्रीनगर सुबह के 10 बजे हैं। शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस जीपीओ पोस्ट के अधिकारी पाकिस्तान का झंडा कार्यालय पर लगा रहे हैं। वहीं पर खड़े संघ के 2 स्वयंसेवक यह देखकर तत्काल पोस्टमास्टर से जवाब तलब करते हैं। आप पाकिस्तान का झंडा यहाँ कैसे लगा सकते हैं? अभी महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय पाकिस्तान में नहीं किया है। इस पर उस मुस्लिम पोस्ट मास्टर ने शांति से जवाब दिया, अभी श्रीनगर पोस्ट ऑफिस सियालकोट संकरल के अंतर्गत आता है। अब चूंकि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, इसलिए इस पोस्ट ऑफिस पर भी हमने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। दोनों स्वयंसेवकों ने जम्मू कश्मीर के प्रांत संचालक प्रेमनाथ डोगरा को यह सूचना दी। डोगरा जी ने तत्काल महाराजा हरि सिंह के कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारियों तक यह बात पहुंचा दी और 10-15 स्वयंसेवक को मुख्य पोस्ट ऑफिस की तरफ भेजा। इन स्वयंसेवकों ने उस पोस्टमास्टर को समझाया और अगले आधे घंटे में पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया। कराची दोपहर के 2 बजे हैं। सुबह वाले समारोह के दरबारी कपड़े बदलने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन दोनों ही दिल्ली जाने के लिए निकले हैं। दोनों ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज उन्हें रात को दिल्ली के राजारोहण समारोह में उपस्थित रहना है। कायदे आजम जिन्ना और उनकी बहन फातिमा ने इस अंग्रेज दंपति की विदाई की। इस प्रकार नवनिर्मित पाकिस्तान के पहले राजनीतिक अतिथि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन जिन्ना को अलविदा कह रहे हैं।
कलकत्ता हवाई अड्डा दोपहर के 3 बज रहे हैं। विभाजित बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जान गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का विशेष विमान आज दिल्ली से आने वाला है। आज रात को ही राजा जी का ग्रहण समारोह होने वाला है। हवाई अड्डे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एकत्रित हैं, परंतु उनमें कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगाल में राजा जी का विरोध जारी है। राजगोपालाचारी को बंगाल की जनता पर लादने के विरोध में सुभाष चंद्र बोस के भाई और बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया है। अंततः गवर्नर हाउस के कुछ अधिकारी और कर्मचारी हवाई अड्डे से राजा जी को उनकी खास गवर्नर वाली कार से लेकर सीधे गवर्नर हाउस पहुंचे। सिंगापुर सिंगापुर की इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कमेटी ने मलय एयरवेज के साथ कल का दिवस उत्साह के साथ मनाए जाने की विशेष योजना बनाई थी। मलय एयरवेज का एक विशेष विमान पड़ांग के वाटरलू स्ट्रीट के ऊपर से उड़ान भरने वाला था। यह उड़ान ठीक उसी समय होने वाले थे जिस समय वहां पर तिरंगा फहराया जाने वाला का समारोह होने वाला था। इस विमान में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना के सिपाही और अधिकारी, रानी झांसी रेजिमेंट की पहली महिला सैनिक और बाल सेना के कुछ कार्यकर्ता सफर करने वाले थे। ये सभी लोग तिरंगा ध्वजारोहण के अवसर पर विमान से पुष्प वर्षा करने वाले थे, परंतु आज़ाद हिंद सेना का नाम सामने आते ही सिंगापुर के सिविल एविएशन विभाग ने इस विशेष कार्यक्रम पर आपत्ति उठाई और इस उड़ान को दी गई अनुमति रद्द कर दी। अब इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कमेटी कल अलग पद्धति से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की योजना बनाने में लगी हुई है। कराची दोपहर के 4 बज रहे हैं। कराची की एक बड़ी सी हवेली संघ से संबंधित एक परिवार का घर था। घर की 2 महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति की सक्रिय सेविकाएं हैं। इस हवेली की छत पर सेविकाओं का एकत्रीकरण कार्यक्रम रखा गया है। कराची शहर की हिंदू बहुल बस्तियों से सेविकाओं का आगमन जारी है। सुबह कायदे आजम जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की शोभा यात्रा काफी पहले ही संपन्न हो चुकी है। इस कारण अब रास्तों पर अधिक भीड़ नहीं है। आज गुरुवार होने के बावजूद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। हवेली की छत काफ़ी बड़ी है, लगभग 700-800 सेविकाएं उपस्थित होंगी। उन्हें बैठने के लिए स्थान की कमी पड़ रही है। कुछ सेविकाएं नीचे भी खड़ी हैं। वातावरण भले ही गंभीर हो, परंतु उत्साह भी है। शाखा लगाई जाती है, ध्वज लगाया जाता है, सेविकाओं के मन में उम्मीद जगाने और आत्मविश्वास का संचार करने वाला गीत होता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई केलकर यानी मौसी जी अपने धीरे धीरे गंभीर आवाज में प्रतिज्ञा का उच्चारण करती हैं। उसी दृढ़ता और गंभीरता के साथ सभी सेविकाएं उनके साथ प्रतिज्ञा का उच्चारण करती हैं। यह प्रतिज्ञा मन की संकल्प शक्ति का आह्वान करने संबंधित है। कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए भी रखा गया है। एक नौजवान सेविका पूछती है, पाकिस्तान में हमारी इज्जत खतरे में है, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाएं? मौसी जी उन्हें अपना आश्वासन भरे शब्दों में बताती हैं, जैसा भी संभव हो हिंदुस्तान आ जाओ। यहाँ से निकलकर हिंदुस्तान कैसे पहुंचा जाए, केवल इस बात पर विचार करें। बम्बई और अन्य शहरों से संघ ने अपने आपके लिए व्यवस्था की है, चिंता ना करें। हम सभी एक ही परिवार हैं। यह कठिन समय आपस में मिलजुल कर किस तरह निकाल ही लेंगे। समारोह के अंत में अपने संक्षिप्त भाषण में मौसी जी ने कहा, बहनें धैर्यशील बने, धीरज रखें, अपनी इज्जत बचाएं, अपने संगठन पर पूरा भरोसा करें। इस कठिन समय में अपने मातृभूमि की सेवा का व्रत निरंतर जारी रखें। संगठन की ताकत द्वारा हम इस संकट से सुरक्षित निकल सक जाएंगे। मौसी जी के मुंह से ऐसे आश्वासन शब्द सुनकर सिंध की उन सेविकाओं के मन में निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास का निर्माण हुआ। एक बार फिर कराची कराची में जिन्ना माउंटबेटन की शोभा यात्रा और समारोह में हुए जय जयकार को यदि छोड़ दिया जाता है, तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस का कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। चांद तारे वाला पाकिस्तान का हरा झंडा अनेक स्थानों पर दिखाई तो दे रहा है, परंतु केवल पश्चिम पाकिस्तान में ही। पूर्व पाकिस्तान में चांद तारे वाला झंडा लगभग नहीं के बराबर है। संभवतः ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि रमजान के अंतिम दिन चल रहे हैं। परंतु एक बात तो निश्चित है कि पाकिस्तान का उदय होने के कारण इस्लामी राष्ट्रों के बीच एक सशक्त नेतृत्व करने वाला एक देश उत्पन्न हुआ है, ऐसा सभी लोगों को लग रहा है। कलकत्ता बेलियाघाट गांधी जी की सायंकाल प्रार्थना का समय हो चुका है। आज गुलाम भारत की उनकी यह अंतिम प्रार्थना होगी। आज तक हमेशा ही गांधी जी ने ऐसी अनेक सायंकाल प्रार्थनाओं में अनेक विषयों पर बात की है। अपने पसंदीदा विषय सूत कताई से लेकर अणुबम के खतरों, शरीर में स्थित आंतों की संरचना, शौच स्वच्छता, ब्रह्मचर्य व्रत पालन के फायदे, भगवत गीता की शिक्षा, अहिंसा आदि उनके विषयों पर ही बोलते रहे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर गांधी जी आज क्या बोलते हैं, इस बारे में सभी के मन में कौतूहल है और इसलिए आज शाम की प्रार्थना बेलिया घाट की सार्वजनिक बगीचे में होने जा रही है। सामने खड़े लगभग 10,000 लोगों की भीड़ के सामने गांधी जी शांत स्वर में बोलने लगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने कलकत्ता में हिंदू मुसलमान का विवाद मिटा दिया है। यह बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि आप दोनों सदैव आगे भी बंधुत्व के साथ ही रहेंगे। कल से हम ब्रिटिश गुलामी से मुक्त होने जा रहे हैं, परंतु ऐसी इसी के साथ आज रात से हमारा यह देश भी विभाजित होने जा रहा है। इसलिए कल का दिन जैसे एक और आनंददायक है, तो दूसरी तरफ दुखदायी भी है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम सभी लोगों की ज़िम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। यदि कलकत्ता शहर की बुद्धि और बंधुत्व साबुत रहा तो संभवतः हमारा देश एक बड़े संकट से बच निकलेगा। परंतु यदि जातीय धार्मिक वैमनस्यता की ज्वालाओं ने इस देश को घेर लिया, तो नई-नई मिली हुई हमारी स्वतंत्रता क्या अधिक समय तक टिक सकेगी? मुझे आपको यह बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं कल का स्वतंत्रता दिवस आनंद से नहीं मनाऊंगा। अपने अनुयायियों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि कल 24 घंटे का उपवास रखें, प्रार्थनाओं में अपना समय बिताएं और चरखे पर सूत कताई करें। इससे हमारा देश बचा रहेगा। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में शाम के 6 बज रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रेस वक्तव्य प्रकाशन के लिए निकलने वाला है। इसमें अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी ने लिखा है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। हमारे प्रिय मातृभूमि का विभाजन होने जा रहा है, लेकिन हम इससे भी उभरेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बंगला। नेहरू को छोड़कर उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह पंजाब के दौरे पर हैं, इसलिए वे अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जल्द ही पहुंचने वाले हैं। इस बंगले के परिसर में आने वाले स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य हेतु यज्ञ जारी है। वेद विद्या में प्रांगत आचार्यों द्वारा यज्ञ करवाया जा रहा है। शुद्ध संस्कृत में स्पष्ट और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण जारी है। बाहर धीमी बारिश हो रही है। समूचा वातावरण एक प्रसन्न और पवित्र भावना से भर गया है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात स्वल्पाहार ग्रहण करके सभी मंत्रियों को स्टेट काउंसिल बिल्डिंग में राजरोहण समारोह के लिए जाना है। रात के 10 बजने वाले हैं। बाहर अभी भी बारिश जारी है। स्टेट काउंसिल बिल्डिंग में संविधान सभा के सभी सदस्य, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी धीरे धीरे एकत्रित होते जा रहे हैं। गोलाकार सभागृह के बाहर हजारों लोग बारिश और भीगने की परवाह किए बिना अपने स्थान पर जमे हुए हैं। सरदार पटेल, आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर, बलदेव सिंह, नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, सारे मंत्री एक के बाद लगातार आ रहे हैं। वहां उपस्थित जनता का उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। एक एक मंत्री के आगमन पर उनके नाम से जय जयकार हो रही है। लोग नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। सभागृह में सर्वोच्च आसन पर इस सभागृह के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं। उनकी बाईं तरफ थोड़े नीचे लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पूर्ण सैन्य पोशाक में मौजूद हैं। नेहरू ने भी सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा, नई सिलवाई हुई अचकन बंद गले कोट वाला, और उस कोट पर एक शानदार जैकेट तथा उस जैकेट में एक गुलाब, ऐसी शानदार पोशाक धारण की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा का आरंभ किया। उन्होंने सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण किया। उन्हें भी स्मरण किया जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक कष्ट सहे और मृत्यु का वर्ण भी किया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने महात्मा गांधी का विशेष उल्लेख किया और बताया, हम सभी के गुरु और हम सभी को दिशा दिखाने वाले दीप स्तंभ जैसे हमारे गांधी जी आज हमसे हजारों मील दूर शांति स्थापित करने के काम में लगातार मगन हैं। इसके बाद नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए। उनकी सूती जैकेट के बटन होल में लगा हुआ गुलाब का फूल मध्य रात्रि के इस प्रहर में एकदम तरोताजा दिखाई दे रहा है। शांति और गंभीर आवाज में नेहरू ने बोलना शुरू किया। अनेक वर्षों पूर्व हमने नियति से एक संधि की थी। आज उसकी पूर्ति पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक करने जा रहे हैं। ठीक मध्यरात्रि 12 बजते ही जब समूची दुनिया शांति के साथ नींद में होगी, तब भारत की स्वतंत्रता का एक एक नया युग नए जन्म में प्रवेश होगा। नेहरू एक से बढ़कर एक सरस शब्दों में अपने भाषण की सजावट किए हुए थे। ऐसा भाषण तैयार करने के लिए उन्होंने अनेक रातें खर्च की हैं। ठीक रात के 11-12 बजे उस सभागृह में बैठे हुए गांधी टोपी पहने एक सदस्य ने अपने साथ लाया हुआ शंख फूका। उस शंख ध्वनि से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित हो चुका। एक नया इतिहास रचा जा रहा था। एक नए युग का प्रारंभ होने जा रहा था। स्वर्ग में उपस्थित अनेक क्रांतिकारियों की आत्मा यह दृश्य देखकर तृप्त हो रही थी, शांत हो रही थी। भारत अब स्वतंत्र हो चुका था। कलकत्ता गवर्नर हाउस में मध्यरात्रि 1 बजे। उधर दूर दिल्ली में स्थित दिल्ली से उधर दूर दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण का कार्यक्रम संपन्न हो गया और इधर अंग्रेजों की इस पुरानी राजधानी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। गवर्नर हाउस में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण करवाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बेहद संक्षिप्त सा कार्यक्रम। निवर्तमान गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज राजगोपालाचारी को अपना पदभार सौंपते हैं। केवल 10-15 मिनट के इस कार्यक्रम में राजा जी ने अंग्रेजी में अपना शपथ ग्रहण किया, परंतु नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष एवं अन्य सभी मंत्रियों ने बांग्ला भाषा में शपथ ली। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई है। आज की रात वैसे भी स्वतंत्रता की रात है, इसलिए गवर्नर हाउस आज आम जनता के लिए खोला गया है। अतः मध्य रात्रि के इस प्रहर में भी खासी जनता जुटी हुई है। लोग बड़े उत्साह से नाराबाजी कर रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम,